नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल i10 मैकेनिकल वाला पर। दोस्तों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस के साथ अपने आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोडेड किए गए वीडियोज की अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाई फोर्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। अब हम चल पड़ते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। सपोज आप लोग बैडमिंटन खेल रहे हो, आपकी तरफ शटल आ रही है, तो आप उस शटल को आपके रैकेट के साथ हिट करते हो। तो आप वहां पर क्या करते हो, उस शटल की डायरेक्शन को हिट करके चेंज करते हो। तो उस शटल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपने उस शटल को अपने रैकेट के साथ हिट किया। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे एनविल के ऊपर हम कोई लोहे की चीज प्लेट को रखते हैं और फिर हैमर के साथ उसको हिट करते हैं, तो वहां पर आपको वो जो प्लेट है उसके साइज और शेप में बदलाव देखने को मिलता है। वहां पर उस प्लेट की शेप और साइज चेंज हो जाता है। अब मैं बात करता हूं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, कई बार वीडियोज आते हैं, कार को कोई आदमी रस्सी बांध के अपनी बॉडी पे खींच रहा होता है। वो अपना प्रदर्शन परफॉर्मेंस देने के लिए ये सब चीजें करता है। तो पहले वो जो कार है, वो उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट में रही होगी। उसकी शुरू में गति हम मान लेते हैं 0 रही होगी, और बाद में उस टाइम के लिए वो उस कार को वो आदमी घसीट रहा है। तो उस दौरान वो कार मोशन में रहती है। अपनी स्टेट जो पहले वो स्थिर अवस्था में थी उसको छोड़कर वो जो कार है वो गति में हो जाती है। तो वहां पर कोई ना कोई चीज है जो उस आदमी के द्वारा उस कार के ऊपर लगाई गई, जिसकी वजह से वो जो कार है उसने अपनी जो स्टेट है, जो वो स्थिर अवस्था में थी, उस स्टेट को छोड़ दिया और वो मोशन के अंदर आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा आंसर बनता है, वो चीज जिसकी वजह से एक रैकेट की डायरेक्शन चेंज हुई, एक आदमी ने कार को स्थिर अवस्था से गतिमय बनाया, और एक हथौड़े ने एक प्लेट को एक अलग आकार दिया, उसको साइज चेंज किया। वो कुछ नहीं है, उसका नाम है फोर्स, नेट फोर्स। उस प्लेट के ऊपर जो एनविल पे रखी थी उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगा, उसकी वजह से उस प्लेट की शेप और साइज चेंज हुआ। जब बैडमिंटन रैकेट के साथ शटल को हिट किया गया, डायरेक्शन चेंज हुई शटल की, वहां पर फोर्स ने काम किया। एक आदमी ने रस्सी बांध के कार को खींचा, उस आदमी ने उस कार को वहां पर पुल किया, कार की स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कार को। अब हम पुल की भी बात कर लेते हैं। जैसे अक्सर कई जगह हम कोई चीज है हमारे घरों में, उसको एक जगह से दूसरी जगह पुश करते हैं, तो वहां पर हमें नेट फोर्स लगाना होता है उस बॉडी पे, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहां पुश लगाना होता है। तो फोर्स is necessary and it is absolutely necessary to bring the change in state of a body or shape or size or direction of a body. So that is the simple answer of this question. Let me write. Why force is necessary? To bring the change in state of a body
और शेप और साइज और डायरेक्शन. Now move to next question. Force is a which kind of quantity? Scalar or vector quantity? तो हम अक्सर पढ़ते हैं force is a vector quantity because force has both magnitude as well as direction, and those quantity which has both magnitude and direction are known as vector quantities, and force is one of them because force has both magnitude and direction. So force, since force has both magnitude and direction, so force is called vector quantity. Now move to next question, very important question. The concept of force is related to which law of Newton? And simple answer of this question is Newton फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और जिसका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, that body will tend to remain in same state, rest or in motion, unless it is acted upon by a net external force. यानी कि कहने का यह तात्पर्य, अगर किसी बॉडी पे जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल बाहरी बल नहीं लग जाता, तब तक वो बॉडी जिस भी गति में है, जिस भी अवस्था में है, अगर वो स्थिर है, उसकी गति 0 तो 0 रहेगी. अगर वो बॉडी गति में है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. जब तक उस बॉडी पे कोई बाहरी बल नहीं लग जाता, तब तक बॉडी की जो अवस्था है, वो स्टेट है, स्थिर है या वो गति में है. शुरू में वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी. अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो 15 मीटर पर सेकंड रहेगी, जब तक बाहरी बल नहीं लग जाता. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ से ही कंसेप्ट ऑफ फोर्स को समझाया था. न्यूटन सर ने ही मास और फोर्स के कंसेप्ट को खोजा था, ये आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, देन दैट बॉडी tends to remain in same state, in same state, unless it is acted upon by net force. Net force, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग एक्सटर्नली ऑन बॉडी. फोर्स हम बॉडी के अंदर जाके नहीं लगा सकते, फोर्स बाहर से ही लगाना पड़ेगा बॉडी के ऊपर. ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्स किसी बॉडी की शेप और साइज को कब चेंज कर सकता है? जब वो फोर्स लगे तो बाहर से लगाएंगे, बाहर से, लेकिन वो फोर्स अफेक्ट करेगा बॉडी को अंदर जाकर. When a force acts on a body externally, ये आपको ध्यान रखना है. When a force acts on a body externally, but it affects internally, then it can change shape or size of that body. Very important. Be careful, guys. Force means either push or pull, or hit, which can change the state of rest or motion of a body, or shape or size of a body, or its direction of motion. वो मैं पहले ही आपको कुछ एग्जांपल्स लेके समझा चुका हूं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Who was that person who gave the method of measuring a force? And then great giant, एक महान दिग्गज, उनका नाम था सर इजाक न्यूटन. सर इजाक न्यूटन. सर इजाक न्यूटन. सर इजाक न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था. और वो क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसने फोर्स को मेजर करना सिखाया. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये लॉ कहता क्या है? अब इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं. दिस लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, स्टेट्स दैट द नेट फोर्स acting externally on a body, acting externally on body is always directly proportional to the rate of change of momentum of that body. Rate of change of momentum of that body in the direction of that external force. In the direction of that external force. Very important. और मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? दैट इज लेट दैट फोर्स, नेट फोर्स इज एफ, लेट दैट नेट फोर्स इज एफ इक्वल टू, बट वी विल नीड टू टेक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लेट मी टेक इट लाइक दिस. That force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. So यहां से अब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस बॉडी की. तो शुरू में हम क्या, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमने u मान लिया है. फाइनल वेलोसिटी बॉडी हमने v मान लिया है, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है जो नॉन जीरो है. तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो v वैल्यू का रूप धारण कर लेगी. u इज नॉट इक्वल टू v. बी केयरफुल, बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट जीरो. दिस फोर्स इज नॉट जीरो. सो बी केयरफुल. u इज नॉट देन इक्वल टू v. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम a मान लेते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. बी केयरफुल. v माइनस u अपॉन time taken by the force to change its velocity from u to v, and that is we have taken how much? T. So this is uniform acceleration. A is equal to v minus u whole divided by t. So it means u is not, if force is not zero, if force is not zero, then u is also not equal to v, and then we can say simply this implies
acceleration is also not zero. Acceleration is also not zero. Time can never be zero. Time can never be zero. But v minus u is also not zero because u is not equal to v. This implies a is also not equal to zero. जस्ट आपको याद रखना है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, इनमें से एक होता है. अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इट मींस नेट फोर्स है वहां पर. आप ये नहीं कर सकते नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ नॉन जीरो है. आप एक याद रखोगे, नेट फोर्स अगर है नॉन जीरो है तो आपको ध्यान रखना है और ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. बी केयरफुल. तो चलो यहाँ से हम कुछ अब सॉल्यूशन निकालते हैं. इनिशियल मोमेंटम बॉडी निकालते हैं. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी will be equal to, what is momentum? Product of mass and velocity, but it is initial momentum, so it will be mass into initial velocity. Mass of body can change because of applied force, so mass into initial velocity, this is u. And what is final momentum? Similarly we can find out final momentum, product of mass and final velocity. This is final momentum. Now change in momentum of body, final momentum minus initial momentum. What will be change? Change in momentum of body will be equal to final momentum minus initial momentum. That is nothing, mv minus mu. This is change in momentum. But what is force? But what is force as per Newton's second law of motion? Net force is always directly proportional to rate of change of momentum. My dear friends, be careful. Rate of change of momentum. This is net force. Be careful. Now this is change in momentum of body, final momentum minus initial momentum, but we have to take rate of change of momentum. So what will be rate of change of momentum? Let me take here black, but let me take this color. Okay, so what will be rate of change of momentum? Rate of change in momentum. What it will be? Change in momentum upon time interval for which net force acted up on the body externally. So what is change in momentum? Mass, final momentum minus initial momentum. But what is rate of change of momentum? Change in momentum upon time taken. So this will be equal to mv minus mu upon time interval t. Now what you can do here? Rate of change of momentum. Rate of change in momentum. Here you can take m. M is same. You can take common m. So what will you get here? If you continue this, m will be taken common out, and then this, and then mass. And what is v minus u upon t? That is nothing, that is acceleration a. So what did you get here? Rate of change in momentum is equal to mass into acceleration. So what we can write here in Newton's second law of motion? Rate of change of momentum is equal to m into a. And what is force? That is net force, F. So this implies net force is equal to mass into acceleration. And if you take here constant of proportionality, that's value will be 1. Constant of proportionality will be 1. You can take here, that's not a problem, but you have to take then value of F, M and A each unity, then you will get K value unity, constant of proportionality. So finally you will get F is equal to ma. And this is very very important, my dear friends.
I am telling you, this is the fundamental equation of motion as per Newton's second law. This is a vector equation. Why? First of all, this is fundamental equation of motion for the measurement of force given by Sir Isaac Newton, fathers of classical mechanics. And it is a vector equation. Why? Because mass is a scalar quantity, acceleration is a vector quantity, product of a scalar and vector quantity is always what? Vector quantity. So force is always a vector quantity. So be careful. This is a fundamental equation of motion which gives the idea for the measurement of a net force. So my dear friends, ये लॉज ऑफ फोर्सेस, दो लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। दोनों लॉ सर इजाक न्यूटन ने खोजे थे, उनके द्वारा दिए गए थे। हमने काफी डिटेल